हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्चुअली जो देखी थी वो प्रॉपर्टीज़ थी। कुछ डाउट्स थे आपके, तो उस डाउट्स को जनरली आपने वर्कआउट किया, बहुत अच्छा लगा। अभी आप बोलोगे सर और प्रॉपर्टी को एक और भूलना नहीं है या स्ट्रेस और बढ़ानी है, तो आपको जनरली प्रॉपर्टीज़ को एक बार लिख के रखो और कुछ दिन के बाद उसको रिवाइज करो। वो पॉइंट प्रूफ जो है उसको याद करने की कोशिश करो। देखो पूरे पॉइंट्स मिलेंगे और जो थेरोटिकल टर्म्स है उसके लिए एक बात खबरदारी दिमाग में रखें। और भी बाकी थेरोटिकल टॉपिक्स रहेंगे तो उसमें एक काम करना कि वो पॉइंट लिस्ट जो है उसको याद करना, बार बार बुक को पढ़ना, फिर उसके बाद स्ट्रेस बढ़ाना, फिर मैं भूला सा लगता हूँ सर, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आपके आंसर्स आते हैं उस आंसर को टिक करें और जो आपके आंसर गलत हो रहे हैं ना उसको राउंड करके रखें, देखिए उसका आंसर क्या है, क्यों है, फिर बुक को पढ़ें। अगर आप क्वेश्चन को क्लियर करते इस प्रकार से जाए तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप पढ़ भी सकोगे और ये बातें क्लियर भी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जनरली आप बोलोगे सर मैंने आपको बोला मेरे पास FeCl2 है, बताओ कि FeCl2 कलरफुल है, मैग्नेटिक है कि नहीं। ऐसे सवाल जब आपके सामने आए तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैं समझ गया सर FeCl2 कलरफुल है कि कलरलेस है, देखने के लिए हम लोग उसके ऑक्सीजन स्टेट देखना जरूरी है। जब आपने ऑक्सीजन स्टेट देखी, क्या निकालोगे Fe की ऑक्सीजन स्टेट +2 ऑक्सीजन स्टेट निकालने के बाद फिर आप बोलोगे सर अभी +2 में क्या होगा, कलर कैसे देखोगे, बोले अनपेड इलेक्ट्रॉन देखेंगे ना सर, एम्प्टी ऑर्बिटल है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। चलो ठीक है, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखा Fe2 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s0 Ar, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद फिर आप बोलोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो आप बोलोगे सर D1 2 3 4 5 6 कितने अनपेड है, 4 अनपेड है। तो आप जरूर बोलोगे कि सर ये कलरफुल रहेगा क्योंकि एक्साइटेशन इज पॉसिबल, डी एक्साइटेशन याद है ना। चलो ठीक है, उसके बाद आपको ये कलर कौन सा है, तो डी में अगर 4 अनपेड हो गए तो कौन सा कलर होगा उसको आप जरूर देखें। उसके बाद आप बोलोगे सर और एक बात, तो मैग्नेटिक है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर मैग्नेटिक के लिए फिर आप बोलोगे डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए आप बोलोगे मैग्नेटिक रहेगा। तो इसी प्रकार से Fe2 मैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। अब बोलोगे सर पैरामैग्नेटिक सर, हाइयर पैरामैग्नेटिक नेचर, बोले फेरोमैग्नेटिक बोलो नहीं पैरामैग्नेटिक बोलो। फिर आप बोलोगे सर कभी कभी ऐसे ही होता है, बोले सर Fe2 पॉजिटिव मैं समझ गया, Fe3 पॉजिटिव क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव अगर स्टेट आती है जैसे FeCl3 बोला जाए और आप बोलोगे Fe का Fe3 पॉजिटिव स्टेट होगा, तो उस वक्त आप बोलोगे सर कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होगा और 4s0 होगा। उस वक्त किसी ने पूछा कि सर अब इस वक्त मैंने क्या लिखना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने लिखूं, तो कभी कभी लोग बोलेंगे सर Fe3 पॉजिटिव होगा तो S से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, D से 1 चला गया, D तो ऐसे है ना सर 2 1 1 1 1, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3 अनपेड बचेंगे, नहीं डी में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो पांचों इलेक्ट्रॉन को आप नॉर्मली हर्ट्ज रूल से रीअरेंज करो, डिस्ट्रीब्यूट करो तो 5 अनपेड मिलेंगे। तो 5 अनपेड पकड़ना कि 3 अनपेड सर, 5 अनपेड, इसका मतलब है मेटल फेरोमैग्नेटिक कट के इसमें आएगा। यहाँ कंडीशन कंसीडर करने के बाद कभी कभी ना ऐसे आता, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो तो बेहतर रहेगा। एक कंपाउंड दिया था सर K4 एफिशिएंसी, सर ऐसे क्वेश्चन ना एक्चुअली आपके इस चैप्टर में भी दिए हुए हैं। मैंने बताया था कि ऐसे कुछ फ्लॉज आएंगे, कभी कभी लिखने में गलती होगी, कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके आंसर गलत हो गए, लेकिन आपके रूल के अनुसार, आपके कॉन्सेप्ट के अनुसार आपका आंसर आपको सही लगता है, लेकिन वो आंसर आपको गलत लग रहा है तो फिर थोड़ी स्ट्रेस आती है। स्ट्रेस होने में कोई मतलब नहीं है। जैसे K4 एफिशिएंसी आपको दिया हुआ है तो आप लोग K4 एफिशिएंसी उसने बताया था मैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक। तो पहले मैंने सर ऑक्सीजन स्टेट निकाला, ऑक्सीजन स्टेट निकाला तो कैसे निकाला सर, 4 के इसका मतलब +4 हो गया, तो ये ग्रुप ब्रैकेट वाला चार्ज -4 बराबर है ना सर, हाँ बिल्कुल बराबर है। फिर मैंने Fe का चार्ज निकाला तो Fe का चार्ज x मान लेता हूँ सर, +6 × -1 Cn-1 साइनाइड आयन इक्वल टू -4 हो गया सर, ये समझ गए ना, ये इतना चार्ज Fex 6 Cn, 1 Cn का चार्ज -1 इक्वल टू -4, ठीक है, अच्छी बात है, फेरोसाइनाइड आयन है। अब उसके बाद आप बोलोगे x इक्वल टू -4 + 6 एंड दैट इज इक्वल टू +2, सर +2 आ गया था स्टेट, +2 आ गया था तो फिर आपने जैसे निकाला सर वैसे +2 का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा 3d6 4s0, गलत तो नहीं लिखा ना सर, बिल्कुल नहीं लिखा आपने गलत। फिर सर वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सर आपने अभी भी निकाल के दिया था 1 2 3 4 5 6, तो मैंने भी 4 अनपेड निकाले और 4 अनपेड जब इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर एक सादी सी बात है सर, वहां पे मैग्नेटिज्म रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। आंसर लेकिन ना डायमैग्नेटिक दिया था सर, समझा ही नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया सर, नहीं आंसर डायमैग्नेटिक है।
बोले वही तो प्रॉब्लम है ना सर, 4 अनपेयर्ड में आपने बताया था हाइयर पैरामैग्नेटिक और अभी आप बताते हो सर डायमैग्नेटिक, ये क्या होता है? तो ये थोड़ा सा पार्ट ऐसा है, जब इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली ये कंपाउंड है। अब कंपाउंड में Fe का नेचर कैसा है, कंपाउंड का नेचर पैरामैग्नेटिक होगा कि क्या होगा, ये देखने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना जरूरी है। आपके अनुसार 4 है, आपके नॉलेज के अनुसार आंसर पैरामैग्नेटिक बराबर है, लेकिन अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो डायमैग्नेटिक है, तो फिर मैंने डायमैग्नेटिक आंसर कैसे कंसीडर करना है, इसलिए फिर आप वहां पढ़ेंगे कि दैट इज FeCN6, इसमें Cn लिगेंड है और ये लिगेंड है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड FeRD फील्ड लिगेंड। और जब ये Fe2 पॉजिटिव स्टेट Fe के साथ एसोसिएट जब हो गए तो वहां Fe की स्टेट इस प्रकार से, 2 एक पेयर्ड और 4 अनपेयर्ड। जब ये Cn उसकी ओर अप्रोच होगा ना, तो Cn जब अप्रोच होगा इसकी ओर Fe2 पॉजिटिव आयन की ओर, तो स्पिन पेयरिंग करेगा। क्या करेगा? मैं कॉजेस से स्पिन पेयरिंग। स्पिन पेयरिंग मतलब क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा हो ऐसे नहीं रहेगा, एक पेयर, दूसरा पेयर एंड तीसरा पेयर अगेंस्ट हंड्स रूल के खिलाफ है। क्या अनपेयर्ड है इसमें? नहीं। फिर अनपेयर्ड नहीं है इसका मतलब इस कंपाउंड में Cn के वजह से Fe के पास अनपेयर्ड ही नहीं है। आपके अनुसार अनपेयर्ड है, लेकिन ये ना होने की वजह से आप बोलोगे नो अनपेयर्ड डायमैग्नेटिक नेचर। तो ये बात होती है, इसलिए ऐसे टर्म्स आपके सामने आएंगे जिसमें डरने की बात नहीं, आपके नॉलेज के अनुसार आप आंसर दे रहे हैं, लेकिन इसको राउंड करके रखेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन आप राउंड करके रखोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएंगे, और फिर एक बार आंसर मिल गए तो आपका एक कंसेप्ट एक पक्का कंसेप्ट बताएगा, इसलिए डरे मत। तो ये समझ रहे हैं, इसलिए मैं डी ब्लॉक को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसे ही क्वेश्चन 50% क्वेश्चन फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आ गया। आप बोलोगे ऐसे क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किए, लेकिन कभी कभी जो कुछ बातें आपको क्लियर करनी हो क्लियर बातें दिखा दें। मैग्नेटाइजेशन निकालो, जैसे कि अभी मैंने बताया FeCl2 में Fe का मैग्नेटाइजेशन निकालो, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव के पास, इसमें 4। फिर आप क्या करोगे, √4 × 4 + 2 एंड व्हाट इज दैट, √20। लेकिन K4 FeCN6 में मैग्नेटाइजेशन कितना, बोले 0 रहेगा सर। 0 भी रहता है √24। ये भाषा कैसी होती है मेरे को समझता नहीं, समझ लो ये तो बात है। इसलिए पहले वो पॉइंट को क्लियर करो और उसके बाद जैसे कुछ टर्म्स आएंगे उसको निकाल के रखे, डाउट्स को क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी बात मैं आगे बताने की कोशिश करूँ, ये टॉपिक मैं मेटलर्जी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों के टर्म्स ऐसे थे कि उन्होंने बताया मुझे कि सर मेटलर्जी में एक्चुअली सिर्फ कैसे रिवाइज करना उतने बता दो सर पॉइंट, उतना हम लोग रिवाइज करवा देंगे। एक्चुअली ना इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मुझे जेई पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है ना, आपको थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रही ना तो कोई गलत नहीं होता है। 100 पॉइंट को याद करोगे ना तो 60 याद रहेगा। अगर आप जानबूझ के 10 पॉइंट को आपने याद किया और उसके बाद आप बोलोगे मुझे उतने सारे क्वेश्चंस वर्कआउट करना है सर, वो नहीं जमते, तो ये तो होने वाला है। इसलिए आप जितना ज़्यादा एलैबोरेटिव होगे उतना ज़्यादा काम करोगे और आपका फायदा है, नुकसान तो नहीं है, आपका ही फायदा है। आपके पास अगर कुछ 2-4 बातें रहेगी तो बताने के लिए अच्छी भी रहेगी। तो वैसी मेटलर्जी के बाद उसको पढ़ने के लिए 10वीं की बुक आपके पास है। चलो शुरुआत वही से करें, अगर है आपके पास तो उसको पढ़ ले, उसमें 2-4 बातें मिल जाएंगी। प्रीवियस सिलेबस वाली बुक जो है ना उसमें जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट टॉपिक है, उसको पढ़ो, सिर्फ पॉइंट को लिख के रखो और एक एक पॉइंट को रिकॉल करो। नहीं अगर मिलता है तो उस पॉइंट को पढ़ के देखो, और नहीं है तो फिर अंडरलाइन करो, पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से अभी हमारी बुक में जो मेटलर्जी दिया है उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, क्योंकि वो डी ब्लॉक में जस्ट क्या कर दिया, ब्लेंड करवा दिया इस टॉपिक के साथ। तो उतनी मेटलर्जी पढ़नी है, लेकिन उतनी मेटलर्जी के साथ अगर थोड़ी सी और ABC पता है, 4 एग्जाम्पल ज़्यादा पता है, तो क्या घाटे में कहाँ जाएंगे वो। ठीक है, मेटलर्जी के बारे में अगर पढ़े तो आप बोलोगे सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। मेटलर्जी एक प्रोसेस है ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड रिफाइनिंग अलॉइंग, जो भी होता है दैट इज सेड टू बी मेटलर्जिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मुझे कंपाउंड से एलिमेंट को सेपरेट करने की प्रोसेस अगर है तो इस प्रोसेस के लिए आप कंपाउंड कौन सा यूज करोगे, क्या उस कंपाउंड को क्या बोला जाएगा। तो पहले वो एलिमेंट के कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म में क्यों मिलते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग आंसर देगा। उसके बाद आप बोलोगे सर जनरली वो एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म में रहता है, उस कंपाउंड को आप इस एलिमेंट का क्या बोलोगे, उसको मैंने नेचुरल फॉर्म बोला था। दिस इज सेड टू बी अ नेचुरल फॉर्म ऑफ दैट इज सेड टू बी मिनरल। एलिमेंट जनरली कौन से फॉर्म में मिलते हैं, तो ज्यादा तरीके से तो कंपाउंड फॉर्म मिलते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो नेटिव फॉर्म मिलते हैं, फ्री फॉर्म मिलते हैं। फ्री फॉर्म में मिलने वाले एलिमेंट कौन से हैं, कहाँ से ढूंढे, कैसे पता चलेंगे वो फ्री फॉर्म में मिलेंगे।
तो वो एलिमेंट जनरली लो रिएक्टिव एलिमेंट में आएंगे। जैसे हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी या तो हम लोग 12th में ईएमएफ सीरीज पढ़ेंगे, उससे पता चलेगा। लेकिन कितने लोग हैं वो बहुत कम है, इसीलिए ज़्यादा तरीके से लोग कंपाउंड फॉर्म मिलेंगे बिकॉज दे आर अनस्टेबल, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीटली फिल्ड एंड मेनी मोर रीजंस। तो याद करें उस रीजन को। नेचुरल फॉर्म क्या बोला? मिनरल्स। मुझे बताओ मिनरल्स क्या रहेंगे? एलिमेंट के कंपाउंड रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। फिर एक वर्ड आता है ओर। ओर इज द मिनरल फ्रॉम विच मेटल में भी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, जिससे प्रॉफिटेबल एलिमेंट एक्सट्रैक्शन हो सकता है। ऐसे कंपाउंड को, नेचुरल कंपाउंड को हम लोग ओर बोलेंगे। तो 10 मिनरल हो गए और एक होगा। आपने लिस्ट बना के रखे, आप क्या करना है सर? नहीं बता दो। मिनरल की लिस्ट बताओ, कॉपर के मिनरल, एल्यूमिनियम के मिनरल, आयरन के मिनरल, जनरली मैग्नीशियम, जिसके जिसके मिलते हैं उसको याद करो। क्या करो? जनरल नॉलेज बढ़ेगा और क्या होगा। लिस्ट बना के रखे, जितने मिनरल्स में से आपको पता है उतने को टिक करवा के रखे, जो नहीं है उसको हर दिन 2-2 याद करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का काम कौन सा, आपकी सीरीज डी सीरीज को याद करना शुरू करें। एलिमेंट सीरीज को याद करना, जब भी कभी क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करनी है तो पहले सीरीज को लिख के रखना, उसी के बेसिस पे आंसर दो। 3D सीरीज बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट, क्लियर करके रखो तो बिल्कुल सही जमेंगे। अदरवाइज वो भूल गए, अभी मिनरल को याद करें, मिनरल भूल गए, फिर आगे ये चैप्टर हो गया, कुछ याद नहीं सर, नहीं जमेगा। मिनरल्स की लिस्ट बनाने के बाद फिर उसी में से और को राउंड करो, रेड पेन लेके राउंड करवा लो, खत्म हो गया। जो कुछ बचेगा कि सर थोड़ा सा डाउटफुल लगता है उसको आप याद करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो उसमें कभी नए मिनरल का नाम आता है ना, उसको भी उसमें ऐड करवा दो। कभी कभी आपने आंसर दिया गलत हो गया, सही आंसर मिला, उसको राउंड करो, कहीं तो लिख के रहोगे सर हो गया, अभी सर उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है। मिनरल्स के बाद आपने और याद किया, और के लिए वर्कआउट करे, लेकिन आप बोलोगे सर जो ओ कंपाउंड का, उस एलिमेंट का वो कंपाउंड मैंने लिया नेचुरली ऑकरिंग, उस कंपाउंड के साथ एक्चुअली वो प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, उसके साथ कुछ इंप्योरिटी लगी होगी, अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट इन दैट इज कॉल्ड एज गैंग। गैंग इज व्हाट? फिर उस मिनरल, जैसे कि आपके पास एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन आपने किया था, बॉक्साइड यूज किया था, तो बॉक्साइड के साथ क्या होता है? TiCl2 होता है। बैक्साइड के साथ क्या होता है? दैट इज SiO2 होता है, CaO होता है, दिस आर सेड टू बी गैंग। क्योंकि गैंग क्या होती है पता अगर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी प्रोसेस एक्सट्रैक्शन की यूज करने जा रहा हूँ, ये पता चलेगा। अदरवाइज सिर्फ लर्न करने की बात है, फिर कैसे याद करोगे? अननोइंगली अगर कोई बातों को याद करोगे तो फिर आपको ये याद नहीं रहेगा, ये तो सादी कॉमन सेंस है। तो इसलिए थोड़ा सा इस प्रकार से लिस्ट आउट करोगे इनको, और मिनरल गैंग, ठीक है, पढ़ना आपको है। फिर उसके बाद आप शुरुआत करोगे सही मायने में मेटलर्जिकल ऑपरेशन। मेटलर्जिकल ऑपरेशन, फिर मेटलर्जिकल ऑपरेशन एक ऐसे ऑपरेशन, एक ऐसी प्रोसेस जहां पे एलिमेंट को कंपाउंड से बाहर निकालने जा रहे हैं। कंपाउंड आपको नेचुरली माइन से मिलेंगे, जिसको मैंने मिनरल बोला। मिनरल में से वो मिनरल मैं सिलेक्टिव यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज ओर। किसी ने बोला कि जनरली वो एक मिनरल एक ही थ्रू आउट दी वर्ल्ड यूज होगा, नहीं, अलग अलग लोगों के अलग अलग कंडीशन होगी। कई जगह शेंगदाने काम में आएगा, कई जगह आप बोलोगे बादाम काम करेगी, तो जनरली एरिया वाइज तो अफेक्ट होगा ना। वैसे ही आप बोलोगे सर प्रॉफिटेबली, अगर आप बोलोगे सर जनरली यूज करते हो तो जस्ट कैरी ऑन, क्या फर्क पड़ता है? तो आप बोलोगे सर जनरली हमारे एरिया में आयरन का एक्सट्रैक्शन करने के लिए मैं हेमेटाइट लेता हूँ, तो कई एरिया में क्या होगा? सिडेराइट काम करेगा। कई जगह के जिंक के लिए जिंक का कार्बोनेट काम करता है, तो कई जगह जिंक का सल्फाइड काम करेगा। डिपेंड्स। प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, जनरली स्टोरेज, जनरली आप बोलोगे सर फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, उसके बाद आप बोलोगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये सभी बातें आती है। और इन सभी बातों के बाद फिर हम लोग उसको सिलेक्टिवली यूज करेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है? चलो ठीक है। अब आप बोलोगे सर मेटलर्जिकल ऑपरेशन की स्टेप्स कौन सी होती है? स्टेप में पहली स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन एनरिचमेंट, ठीक है, इसको प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? सेपरेशन ऑफ गैंग फ्रॉम दी ओर, क्रूड ओर। क्रूड ओर से गैंग को सेपरेट करने की प्रोसेस को आप कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम लोग उसमें से हम लोग इंप्योरिटी को निकाल रहे हैं, उसमें ज्यादा प्रपोर्शन मटेरियल का गेन करवा रहे हैं। एनरिचमेंट, उसको रिचनेस बढ़ा रहे हैं उसका, या तो उसको प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्या क्या स्टेप्स आती है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में? वॉशिंग। वॉशिंग के बाद और क्या आएगा? तो बोलोगे वॉशिंग के बाद फिर आएगा सर दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्या क्या आएगा वॉशिंग के बाद? बोले वॉशिंग आएगा। वॉशिंग में आपको पता होगा व्हील फ्लाई मेथड है। व्हील फ्लाई मेथड के बाद फिर मेथड कौन सी है? दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक क्लासिफायर, है ना, हाइड्रोलिक क्लासिफायर। वॉशिंग हाइड्रोलिक क्लासिफायर, उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन है, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन के बाद मैग्नेटिक सेपरेशन है।
मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद केमिकल सेपरेशन है, केमिकल सेपरेशन याद करके रखो आप इस प्रोसेस को। केमिकल सेपरेशन को लीचिंग बोलते हैं। सर ये प्रोसेस से गैंग सेपरेशन होगी, लेकिन सर ये प्रोसेस कब कौन सी यूज करें? तो आप बोलोगे सर जब ओर और गैंग, ये दो पार्टिकल्स है, ओर से गैंग सेपरेट करनी है। और गैंग में डिफरेंट डेंसिटी का पार्ट होगा तो इस वक्त वॉशिंग यूज करेंगे, मतलब विल्फ्लाई और हाइड्रोलिक क्लासिफायर। जनरली आप बोलोगे सर हमारे पास वो ओर है जिसमें ओर गैंग में डेंसिटी डिफरेंट है, ऐसे कुछ तो भी बताता है और दूर दूर से भी बता दिया, तो चलो ठीक है ना, बोलोगे सर वॉशिंग यूज कर सकते हैं। फ्लोथ रोटेशन कब यूज करें? जब ओर आपका सल्फाइड ओर हो, सल्फाइड ओर अगर होगा तो फिर आप जैसे जिंक सल्फाइड ZnS, HgS, PbS, ये हमारे पास है ना, आयरन का सल्फाइड, मर्क्यूरी का सल्फाइड, उसके बाद आप लगे जिंक सल्फाइड। इस प्रकार के अगर ओर आप यूज करते हो जनरली एक्सट्रैक्शन के लिए, तो आप उस वक्त क्या करोगे सर? वी यूज फ्लोथ रोटेशन। जैसे सॉफ्ट ट्रांजिशन मेटल, ऐसे कुछ बातें होती है, सॉफ्ट ट्रांजिशन एंड हार्ड ट्रांजिशन। सॉफ्ट ट्रांजिशन की बात जब होती है ना तो जनरली सल्फाइड के फॉर्म मिलते हैं। तो कभी कभी पेपर में सवाल आया, वी हैव सॉफ्ट ट्रांजिशन and for that we have to extract at the same time which is said to be the method। तो सॉफ्ट ट्रांजिशन मतलब जो सल्फाइड के हम मिलते हैं, बोले सल्फाइड से आप इसे सेपरेट करवा रहे हैं क्या सर? तो ठीक है ना, फिर आप बोलोगे फ्लोथ रोटेशन करो। फ्लोथ रोटेशन मेथड क्या होती है, कैसे सेपरेशन करवाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोथ, दैट इज स्टडी। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो होती है ना, ये मेथड तब यूज की जाती है जब ओर और गैंग में मैग्नेटिक बिहेवियर अलग अलग होता है। तो उसने बोल दिया कि वी हैव सेड टू बी ओर इन व्हिच द गैंग इज मैग्नेटिक, व्हिच मेथड वी हैव टू यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ गैंग फ्रॉम दैट। बोले मैग्नेटिक सेपरेशन करो ना सर, लेकिन दोनों मैग्नेटिक है, बोले नहीं चलेगा। उसके बाद केमिकल सेपरेशन, लीचिंग, इसमें क्या होता है ना, ओर और गैंग में दोनों का केमिकल बिहेवियर अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि आपने कभी एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करवाया था, उसमें मैंने बॉक्साइड यूज किया था, और बॉक्साइड में इस प्रकार की इंप्योरिटी थी, TiO2 था, SiO2 था, उसमें CaO था, ये लोग बेसिक थे। इसलिए मैंने क्या किया था, Al2O3 में क्या ऐड किया था याद है? करेक्ट, NaOH ऐड किया था। क्या ऐड किया था? NaOH। NaOH जब ऐड किया था तो NaOH CaO के साथ और TiO2 के साथ रिएक्ट नहीं होता। अब जब रिएक्ट नहीं हुआ था, बिकॉज दे बोथ आर बेसिक ऑक्साइड्स नेवर ट्रीटेड विद बेस एंड गेट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो था उसने NaOH के साथ क्या बनाया था? सोडियम एल्यूमिनेट, करेक्ट। और सिलिकॉन ने क्या दिया था? सोडियम सिलिकेट, वाटर सोल्यूबल। तो बताना इतना है कि जब कॉन्सेंट्रेशन करवाने जा रहे हो ना, तो कॉन्सेंट्रेशन करवाते समय एनरिचमेंट के वक्त हम लोगों ने क्या यूज करना चाहिए, सबसे पहला सवाल है। एनरिचमेंट के वक्त वो चीजें यूज करो, वो मेथड यूज करो जो मेथड कन्वीनियंट रहेगी। जैसे लीचिंग प्रोसेस इज यूज ओनली व्हेन ओर एंड गैंग में हैविंग द डिफरेंट केमिकल बिहेवियर, देन एंड देन ओनली वी हैव टू यूज दिस। ठीक है, तो इन प्रकार से पेपर में सवाल आएगा कि आप कौन सी मेथड यूज करने जा रहे हो। तो बोले मुझे मेथड भी याद करनी पड़ेगी, नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस है कि आपके पास जनरली मेथड कौन सी है, और उस मेथड के साथ फिर आप बोलोगे सर मैंने एक्चुअली मेरा कंपाउंड कैसे रहेगा, तो ये थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही पता चलेगा कि सर क्वेश्चन कैसा था। मैंने कितने भी क्वेश्चन बता दिए ना आपके सामने, लेकिन क्या होता है वो जब साइट पे जो क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हो जाता है ना, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपकी रिएक्शंस क्या होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। चलो तो ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर अभी हम लोग रिडक्शन करने जा रहे हैं, मेरा कंपाउंड कॉन्सेंट्रेट हो गया और मेरा कॉन्सेंट्रेट हो गया, उसमें से गैंग निकल गई। अभी तो डायरेक्ट पार्ट है ना सर, मेरे पास बॉक्साइड था, BaUXiD। बॉक्साइड क्या था? एल्यूमिनियम का ओर था। अब बॉक्साइड मेरे पास था, मैंने क्या किया, एक बार देखो उसको कॉन्सेंट्रेट करवा दिया, मुझे एल्यूमिना मिला फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, Al2O3 एल्यूमिना मिला, प्योर बॉक्साइड है ना, याद किया। फिर मैं क्या करूंगा, एलिमेंट को सेपरेट करवाऊंगा, और वो एलिमेंट को सेपरेट करने की प्रोसेस को रिडक्शन बोलूंगा। रिडक्शन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड, एलिमेंट ऑब्टेन्ड इन द प्योर फॉर्म। तो आप बोलोगे सर जब मेरा एलिमेंट मुझे कंपाउंड से सेपरेट करना है बाय रिमूविंग ऑक्सीजन, एट द सेम टाइम रिडक्शन इज कैरिड आउट, और वो रिडक्शन करवाने के लिए मुझे हीट, कार्बन या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ये काम करेगा। क्या करेगा रे? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ये काम जरूर करेगा। अच्छी बात है। तो चलो इन तरीके से आप बोलोगे सर मैं रिडक्शन करवा सकता हूँ सेपरेशन, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रिडक्शन के लिए एलिमेंट कंपाउंड ऑक्साइड के फॉर्म में होना चाहिए। चलो जैसे मेरे पास Al2O3 है, और उस Al2O3 को मैंने क्या किया, कन्वर्ट, कॉन्सेंट्रेट करवाया, और वो ऑक्साइड है तो मैंने रिडक्शन करवाया। लेकिन कभी कभी आप बोलोगे सर जो आपके पास और है, जैसे जिंक ब्लेंड है, एक बार फिर याद करो, ये जिंक ब्लेंड ZnS किसके फॉर्म में होता है? सल्फाइड के फॉर्म में। और अगर सल्फाइड के फॉर्म में है, उसको कॉन्सेंट्रेट करें तो मुझे क्या होगा, इम्प्योरिटी तो मिल जाएगी, लेकिन पहले मुझे इस जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा।
और जब मैं इसको कन्वर्ट करवाऊंगा ना तो फिर आप बोलोगे सर दे एबल टू अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। गुड, क्या बोलते हो? रोस्टिंग। तो सल्फाइड से ऑक्साइड को तक आने के लिए कौन सी प्रोसेस? रोस्टिंग प्रोसेस है। और इस रोस्टिंग प्रोसेस से क्या होगा? आपका मटेरियल ऑक्साइड में आ जाएगा, फिर मैं करूंगा रिडक्शन। क्या करेंगे रे? रिडक्शन, और मुझे मिलेगा जिंक। तो ये रोस्टिंग है। ऐसे ही कैल्सिनेशन है, जैसे CaCO3 है, मुझे कैल्शियम को निकालना है, मैंने कॉन्सेंट्रेशन किया, मुझे कॉन्सेंट्रेटेड, एक बार देखो CaCO3 कैसे मिला? कॉन्सेंट्रेटेड। फिर मैंने क्या किया? उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। क्या किया? कैल्सिनेशन। क्या किया? क्या याद करो इस प्रोसेस कैल्सिनेशन रोस्टिंग को। कैल्सिनेशन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ और विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ और विथ एक्सेसिव सप्लाई ऑफ एयर। और फिर आप बोलोगे सर ये सब एक्सेस लिमिटिंग की भाषा कहाँ होती है? रिवर्बरेटरी फर्नेस, रेटरी फर्नेस। एक्चुअली ना इसमें जो फर्नेस के नाम है ना वो भी याद करें, ब्लास्ट फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस। जनरली पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ोगे ना वहाँ भी फर्नेस आएगा, मतलब जैसे अभी डी ब्लॉक है ना वैसे पी ब्लॉक में भी कुछ फर्नेस के नाम आएंगे। फर्नेस का नाम अलग से याद करो, ये जनरल नॉलेज है, बहुत याद करना है आपको, लेकिन वो करोगे ढंग से करोगे ना तो बिल्कुल सही बातें होगी। तो एक रिवर्बरेटरी फर्नेस में ये सब काम होता है। रोस्टिंग क्या करता है? सल्फाइड टू ऑक्साइड। कैल्सिनेशन क्या करता है? कार्बोनेट टू ऑक्साइड। लेकिन किसी ने मुझे पूछा कि रोस्टिंग का बस इतना ही काम है कि सर नहीं, मॉइस्चर रिमूव करना हो, मॉइस्चर रिमूव करना हो तो भी रोस्टिंग किया जाता है। या कभी कभी हमारे पास ना FeO है, उसको Fe2O3 में कन्वर्ट करना हो, क्या होता है ना, आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसमें हम लोग हेमेटाइट यूज करेंगे। हेमेटाइट में ना Fe2O3 के साथ साथ FeO भी होता है। तो पहले हम लोग दोनों ऑक्साइड एक लेवल पे लाने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टिंग इज टू बी डन, हीटिंग ऑफ और विद एक्सेसिव सप्लाई ऑफ एयर। तो क्या होगा उस वक्त? आप बोलोगे सर FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करवा दे, फिर अपना काम होगा। तो रोस्टिंग कैल्सिनेशन। और ये एक बार कन्वर्ट करवा दिया तो हमारे पास क्या बनेगा? ऑक्साइड रहेगा। ऑक्साइड फिर क्या करेंगे हम लोग कराने जाएंगे रिडक्शन। और वो रिडक्शन करने के लिए भी कुछ तरीके से याद करनी पड़ेगी। दैट इज सेड टू बी हाईली रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, इन सभी चीज़ों को याद करना है। जब इन चीज़ों को याद करेंगे ना रिडक्शन के लिए, फिर उसके बाद हम लोग रिडक्शन कैसे होगा, कौन से फर्नेस में होगा, उसको पढ़ते रहो, पढ़ो थोड़ा सा, रिफाइनिंग करेंगे और फिर देखेंगे हमें और क्या पढ़ना है। तो बहुत सारी बातें और बची है, इतनी सारी याद करते हैं। नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करें। कोई डाउट?